आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज से ठीक एक महीने पहले नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। तारीख थी 26 मई। मोदी सरकार को कामकाज संभाले हुए पूरे 30 दिन हो गए हैं। इस दौरान मोदी ने कई अहम फैसले लिए। कुछ फैसलों ने खूब वाहवाही बटोरी तो कुछ फैसलों पर विरोध के स्वर भी आए। वहीं मोदी के सामने कई ऐसे पड़ाव भी आए जो उनके लिए चुनौतियां बनकर उभरे। मोदी के 30 दिनों के कार्यकाल की 30 कहानियां बता रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का सफर मोदी के लिए आसान नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 की इन तस्वीरों के साथ ही नरेंद्र मोदी सत्ता के सिरमौर बन गए। राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में खुले आसमान के नीचे नरेंद्र मोदी ने देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली और मोदी राज का श्री गणेश हो गया। लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि ताजपोशी के खुशनुमा माहौल के बीच नई नवेली सरकार को रेल हादसे की दुखभरी खबर मिली। यूपी के खलीलाबाद में गोरखधाम एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 22 मुसाफिर मौत के शिकार हो गए। अब मोदी सरकार का एक महीना पूरा हुआ है तो एक और हादसा हुक्मरानों के सामने नई चुनौती बनकर खड़ा नजर आ रहा है। महज एक महीने के कार्यकाल में दूसरा रेल हादसा। मोदी राज के पहले पड़ाव पर एक और ट्रेन दुर्घटना की भयावह तस्वीरें टेलीविजन चैनलों पर छाई हुई हैं। बुधवार सुबह 2:15 बजे के करीब बिहार के छपरा में राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। चंद रोज पहले ही रेल किराए में बढ़ोतरी की कड़वी दवा पीने वाली जनता अब पूछ रही है, किराया तो बढ़ गया, सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? बिल्कुल, किराया के साथ में सुरक्षा देना चाहिए। किराया के साथ में जितने बर्थ है, जितने सीट उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार सफर का सिस्टम होना चाहिए। किराया से आदमी परेशान नहीं होता, किराया देते हुए परेशानी होती है। इतना किराया इंक्रीज हुआ है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए। हमको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए और इम्प्रूवमेंट चाहिए हर तरह से। लोकसभा चुनाव में जिस धमक के साथ मोदी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी धमक और भव्यता के साथ मोदी ने सत्ता का शंखनाद भी किया। अभूतपूर्व था शपथ ग्रहण समारोह। देश के 4000 नामचीन चेहरों के साथ सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष पड़ोसी मुल्क से मोदी के न्योते पर नवाज पधारे। श्रीलंका, बांग्लादेश, वर्मा, भूटान के राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी भी शपथ ग्रहण समारोह को खास रंगत दे रही थी। मोदी 45 मंत्रियों के भारी भरकम कैबिनेट के साथ सत्ता के गलियारों में दाखिल हुए। 75 साल की उम्र सीमा की नई शर्त के तहत आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे बुजुर्ग कैबिनेट में आने से चूक गए। देश की कमान हाथों में आते ही मोदी की कूटनीतिक काबिलियत भी नई पहल के साथ सामने आने लगी। हैदराबाद हाउस में मोदी नवाज से मिले। दोनों देशों के रिश्तों पर 1-to-1 बातचीत हुई। संवाद के सिलसिले पर सालों से जमी बर्फ एक झटके में पिघलती चली गई। मोदी ने नवाज को कश्मीरी शॉल और वाजपेयी की कविता संग्रह बतौर तोहफा भेंट की तो पड़ोसी देश से नए पीएम की मां के लिए तोहफे के तौर पर साड़ी भेजी गई। दुनिया अब तक तकी लगाए दोनों मुल्कों की तरफ देख रही है। सवाल यही है, क्या मोदी की पहल बड़ी लकीर की शक्ल ले पाएगी? शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद मोदी ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। पीएमओ में पहले दिन ही पहली तस्वीरों में मोदी बापू की तस्वीर को नमन करते नजर आए। अपनी पसंदीदा पेन से मोदी ने कार्यभार संभालने की औपचारिकताएं दर्ज की। उस वक्त उनके पहलू में खड़े थे ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र। वही नृपेंद्र मिश्र जिन्हें प्रधान सचिव बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कानून बदल डाला। बकायदा अध्यादेश जारी कर नौकरी से रिटायर हो चुके नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति की गई। संयोग देखिए कि उनकी नियुक्ति का अध्यादेश मोदी सरकार का पहला अध्यादेश था। पहले दिन से पीएमओ में मोदी अफेक्ट नजर आने लगा। पहले दिन मोदी पीएमओ के तमाम अफसरों और कर्मचारियों से मिले। वो उन विभागों और सेक्शन तक गए जहां जाने की जरूरत किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं समझी। बड़े बाबुओं से लेकर नौजवान कर्मचारियों तक मोदी ने पीएमओ के कामकाज के बारे में हर छोटी बड़ी बारीकियों पर चर्चा की। कमान संभालने से मोदी की कोर टीम की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। मोदी ने गुजरात से उन अफसरों को खास तौर पर दिल्ली बुलाया जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की काबिलियत दिखा चुके थे। नृपेंद्र मिश्रा प्रधान सचिव बने तो अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई। मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल बनाया गया। मोदी अपने स्टाइल से सरकार चला रहे हैं। अपनी पसंद के अफसरों को अहम ओहदे दे रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी से भी सीधे संवाद कर रहे हैं।
4 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने 77 अफसरों को 7 रेस कोर्स रोड बुलाया। उन अफसरों से सरकार के एजेंडे और वर्क कल्चर पर सीधी बात हुई। मोदी दिखा रहे हैं कि उनके लिए काम मायने रखता है, मंत्री नहीं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजनीतिकरण अगर सरकारी सेवाओं का अधिकारियों का होगा, वो भी अपने आप में एक बुरी खबर है प्रजातंत्र के लिए और शासन और प्रशासन की प्रणाली के लिए। सरकार बनी, मोदी सरकार के सरताज बने और अतीत की तरह ही विवादों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले विवाद के केंद्रीय किरदार रही मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। टीवी एक्ट्रेस रही स्मृति ईरानी को एचआरडी जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया। कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया गया तो बीजेपी के भीतर भी त्योरियां चढ़ गई। लेकिन असली सवाल स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर खड़ा हुआ। चुनाव आयोग को दिया हलफनामे में स्मृति ईरानी ने शैक्षणिक योग्यता बताई तो विरोधियों की ओर से इसे मुद्दा बनाते देर नहीं लगी। पढ़ाई खुद की देखिए, एक नालायक सी 12वीं पास है। नालायक मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने नंबर भी नहीं आए कि रेगुलर कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाती। कॉरेस्पॉन्डेंस की बीए तो नालायक से नालायक भी कर लेता है, कुंजियों से भी पास हो जाता। विवादों का नरेंद्र से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार मोदी और उनकी सरकार मंत्रियों की वजह से विवादों में आते रहे। स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठे तो सरकार के एक और मंत्री वीके सिंह ने आर्मी चीफ के पद पर दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति पर सवाल उठाकर सरकार को सांसद में डाल दिया। सुहाग को आर्मी चीफ बनाने का फैसला केंद्र सरकार का था और उसी फैसले का विरोध कर वीके सिंह ने सरकार की किरकिरी करा दी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली को सामने आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि सरकार अपने फैसले पर कायम है। एक और मंत्री की बयानबाजी भी मोदी सरकार को मुश्किल में डाल गई। पीएमओ में मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये कहकर विवाद का नया शोला भड़का दिया कि सरकार धारा 370 पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बयान पर खूब बवाल मचा और मंत्रियों को सफाई देने की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। विवाद ने किस कदर तूल पकड़ा, जरा उसकी बानगी भी देखिए। 370 को आप तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको नए सिरे से कायम नहीं करते हैं। आई होप कि ये जो मिनिस्टर साहब हैं, इन फ्यूचर ही डज नॉट पुट हिज फुट इनटू हिज माउथ, कंसंट्रेट्स ऑन हिज वर्क। जो राज्य मंत्री उसने 370 के बारे में बोला है, वो बिल्कुल मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जो नई सरकार है उन्हें बधाई भी देता हूँ, लेकिन साथ साथ जो कल बयान आया उसे मैं मानता हूं कि देश के हित में ये बयान नहीं है। सियासत और सत्ता में आदर्श और नैतिकता के ऊंचे मानदंडों की वकालत करने वाले मोदी सरकार की साख को तब जोर का झटका लगा जब सरकार में मंत्री निहाल चंद मेघवाल का नाम एक आपराधिक मामले में जुड़ा। रेप के आरोप में फंसे मोदी के मंत्री को अदालत ने पेशी का आदेश दिया तो विपक्ष ने बर्खास्तगी की मांग शुरू कर दी। निहाल चंद मेघवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद खास माने जाते हैं। मोदी ने फिलहाल अपने इस मंत्री को अभयदान दे दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में कभी भी मेघवाल नई मुश्किल बनकर सरकार के सामने खड़े नजर आ सकते हैं। मोदी को सत्ता में आए चंद रोज ही हुए थे कि एक मंत्री की मौत से सत्ता की खुशी मातम में तब्दील हो गई। दिल्ली में एक सड़क हादसे में मंत्री गोपीनाथ मुंडे जान गंवा बैठे। मुंडे की मौत जिन हालात में हुई उनसे कई सवाल भी खड़े हुए। बड़ा सवाल ये उठा कि क्या मुंडे की मौत हादसे की वजह से हुई, इसके पीछे कोई साजिश थी। मुंडे का अंतिम संस्कार बीट के उन पैतृक गांव में किया गया जहां मुंडे समर्थकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। अपने नेता की मौत से नाराज समर्थकों ने बीजेपी के आला नेताओं को भी नहीं बख्शा, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। केंद्र ने अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। घमासान मोदी के हिंदी प्रेम पर भी छिड़ा। केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों के कामकाज और सोशल साइट्स पर हिंदी को बढ़ावा देने का आदेश क्या जारी किया। हिंदी विरोध की राजनीति करती दक्षिण भारत की पार्टियां विरोध का बिगुल लेकर मैदान में उतर गई। करुणानिधि और जयललिता जैसी नेता सरकार के इस फैसले के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। एक महीने के भीतर मोदी सरकार का एक और इरादा देश के सामने साफ हो गया।
केंद्र सरकार राज्यपालों और संवैधानिक आयोगों के प्रमुख पदों पर अपने भरोसेमंद को बिठाने की जुगत में दिखने लगी है। केंद्र सरकार ने जिन राज्यपालों की नियुक्ति की थी उन पर पद से हटने का दबाव डालने के आरोप मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं। खबर ये भी है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष PL पूनिया को पद से हटाने की तैयारी में है, तो गाज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अफसरों पर भी गिर सकती है। अब एक और विवाद की कहानी। एक अंग्रेजी अखबार के खुलासे में विदेशी फंड से चलने वाले NGO पर सरकार के लगाम लगाने की खबर से खलबली मच गई। खबर के मुताबिक NGO विदेशी इशारे पर विकास योजनाओं का विरोध करते हैं। खबर का आधार IB रिपोर्ट को बताया गया। इस खुलासे के बाद गैर सरकारी संगठन मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मोदी सरकार ने चुनावी एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया। सर्वोच्च अदालत के आदेश के मुताबिक विदेश में जमा काले धन की पड़ताल के लिए SIT के गठन का फैसला लिया। काले धन को देश वापस लाने के लिए गठित इस विशेष जांच दल की अध्यक्षता सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस MB शाह को सौंपी गई। उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरिजीत पसायत को देने के साथ ही SIT में सरकार से जुड़े अहम 11 सदस्य भी नियुक्त किए गए। SIT ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अब देखना लाजमी होगा कि काला धन वापस लाने में मोदी सरकार को सफलता कहां तक हासिल होती है। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर मोदी सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन पहले ही महीने में सरकार के फैसलों ने महंगाई को नए आसमान पर पहुंचा दिया। फलों और सब्जियों की बेकाबू कीमतों पर नकेल डालने में मोदी सरकार नाकाम दिखी तो रेल किराए में 14% और माल भाड़े में 6.5% बढ़ोतरी के फैसले ने भी अच्छे दिन के सपने का जायका बिगाड़ दिया। डीजल और केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही चीनी के दाम भी 2 से 3 रुपए महंगे होने से मोदी सरकार पहले ही महीने ने भी अच्छे दिन के सपने का जायका बिगाड़ दिया। डीजल और केरोसिन के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही चीनी के दाम भी 2 से 3 रुपए महंगे होने से मोदी सरकार पहले ही महीने में विपक्ष के निशाने पर आ गई। मनमोहन सरकार के कुछ अलग दिखने और करने की जल्दी में और मोदी सरकार ने बगैर मंत्रियों को बुलाए मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करने की नई परंपरा शुरू की, तो दूसरे हाथ मंत्रालयों के स्तर पे फैसलों में तेजी के लिए मनमोहन सरकार के वक्त गठित मंत्री समूह को भंग कर फैसले का अधिकार मंत्रालयों के सुपुर्द कर दिया। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि अहम मसलों में प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। मंत्रिमंडल के कामकाज पर PMO के स्तर से पैनी नजर रखने के हिमायती नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को अपने स्टाफ से रिश्तेदारों को दूर रखने की नसीहत का फैसला भी पहले ही महीने सुर्खियों में खूब छाया रहा। मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा जमा करने को भी कहा गया। वहीं सांसदों को भी सांसद प्रतिनिधि और स्टाफ के चयन में भाई भतीजावाद से दूर रहने की नसीहत दी। मंत्रियों के निजी सचिवों और दूसरे स्टाफ की नियुक्ति में नरेंद्र मोदी ने PMO की मंजूरी अनिवार्य करने की नई परंपरा शुरू की, जिसके शिकार खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुए। मनमोहन सरकार में मंत्रियों के स्टाफ में शामिल अफसरों को नरेंद्र मोदी ने किसी भी मंत्री के स्टाफ में शामिल होने की रवायत पर रोक लगा दी। केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के निजी सचिव यूपी कैडर के अफसर आलोक सिंह को राजनाथ सिंह अपना निजी सचिव रखना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंजूरी से मना कर दिया। इसी तरह की मनाही से रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, नजमा हेपतुल्ला समेत कई मंत्रियों को भी दो चार होना पड़ा। वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी को पुनरुद्धार के लिए भी खूब दरियादिली दिखाई। गंगा पुनरुद्धार योजना को अलग मंत्रालय का दर्जा देकर कामकाज उमा भारती के हवाले किया गया। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने, गंगा में शिपिंग और गंगा किनारे बड़े शहरों में रिवर फ्रंट और बैराज बनाने का ऐलान किया गया। तो सरकार ने ये भी साफ किया कि गंगा नदी की तर्ज पर देश की सभी प्रमुख नदियों में साफ सफाई रखने के मानदंड लागू होंगे। हालांकि पहले महीने में गंगा के पुनरुद्धार के सवाल पर सिर्फ जुबानी बातें ही ज्यादा हुई हैं। देखना लाजमी होगा कि आखिर गंगा समेत देश की दूसरी अहम नदियों को गंदगी से मुक्ति दिलाने में मोदी सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सजग नरेंद्र मोदी ने सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के हवाले किया, तो गडकरी ने भी हर दिन 30 किलोमीटर नई सड़क बनाने का ऐलान अपने प्रेजेंटेशन में करने में देरी नहीं लगाई। अब हकीकत में जमीन पर सड़क कितनी बनेगी और पहले से बनी सड़कों के रखरखाव का काम किस तरह से होगा, ये सवाल अपनी जगह कायम है। बतौर जल परिवहन मंत्री गडकरी ने गंगा नदी में जल परिवहन के बंदोबस्त को बेहतर करने का भी ऐलान किया है। साथ ही गंगा नदी में जगह जगह बैराज बनाने और टेम्स नदी की तर्ज पर गंगा नदी पर बसे शहरों में
2 किनारों पर गंगा रिवर फ्रंट विकसित करने का उनके मंत्रालय का आइडिया भी लोगों के बीच मोदी सरकार की बाजीगरी का सबब तो बन ही गया है। लंबे अरसे से सप्ताह में 2 दिन छुट्टियों की सौगात पा रहे केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों की मौज पर भी मोदी ने आते ही लगाम लगाई। सचिवों को तो फौरन ही मौखिक आदेश दे दिया गया कि शनिवार को भी काम पर आना होगा, ताकि फैसलों में लेट लतीफी से बचा जा सके। इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन को मोदी सरकार ने लोकसभा के नए स्पीकर के तौर पर प्रस्तावित किया और महाजन सर्वसम्मति से 16वीं लोकसभा के स्पीकर चुन ली गई। सवाल लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर भी खड़ा हुआ, जिस पर न्यूनतम सांसदों की संख्या का पेच खड़ा कर मोदी सरकार ने फैसला लटका दिया। सवाल लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भी खड़े हैं कि क्या सरकार रवायत के मुताबिक उपाध्यक्ष पद विपक्ष को सौंपेगी भी या नहीं। 30 दिन के कार्यकाल में मोदी ने सत्ता की गाड़ी खूब तेजी से दौड़ाई। वहीं मोदी देश में ही नहीं, सरहद के उस पार भी चर्चा में बने रहे। INS विक्रमादित्य को भारतीय नेवी को सौंपकर देश को एक नई ताकत भी दी। 1 दशक पहले भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा गया युद्धपोत INS विक्रमादित्य भी मानव विशाल सागर में उतरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाट जोड़ रहा था। पीएम बनने के पहले महीने में ही मोदी ने अरब सागर में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को देश को समर्पित कर दिया। विक्रमादित्य पोत पर नेवी चीफ एडमिरल RK धवन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और इसके बाद 150 नौसैनिकों ने पोत पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी MiG-29 विमान पर भी बैठे और विक्रमादित्य पोत पर युद्धक विमानों की ताकत का जायजा भी लिया। युद्धपोत INS विक्रमादित्य को देश के सुपुर्द करने के बाद नरेंद्र मोदी ने नौसेना के अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति को भी नए सिरे से रेखांकित किया। कहा कि न हम आंख दिखाएंगे न ही आंख झुकाएंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। मोदी ने कहा कि सेना में 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू करने और वॉर मेमोरियल बनाने की बात भी कही। Poverty has no religion. संसद के विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार के एजेंडे की झलक भी बखूबी दिखाई दी। अभिभाषण के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के एजेंडे का पूरा खाका भी देश के सामने पेश कर दिया। इसमें 2022 तक हर परिवार को शौचालय युक्त पक्का मकान, नल के जरिए पानी और 24 घंटे बिजली देने का वायदा भी किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में साफ किया कि वो 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसी के साथ मोदी ने राजनीतिक अपराधियों से मुक्त करने की दिशा में भी सख्त कदम उठाने के संकेत दिए। मोदी ने ऐलान किया कि दागी सांसदों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल करने के लिए सर्वोच्च अदालत से जल्द उनकी सरकार गुजारिश करेगी। सरकार गठन के पहले ही महीने में इराक संकट को लेकर मोदी सरकार की साख दांव पर लग गई। इराक में ISIS आतंकी संगठन की ओर से बंधक बनाए गए 40 भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के सवाल ने मोदी सरकार के सामने नई चुनौती पैदा कर दी। हालांकि सरकार ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही बंधकों को सुरक्षित रिहा करा लेगी, लेकिन सरकार के दावों पर सस्पेंस इसलिए कायम है क्योंकि ISIS के लड़ाकों की ओर से अब इस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। मोदी सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। कई फैसलों की तारीफ हुई, कुछ पर तैयारियां भी चढ़ी। अब असली अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। जुलाई में संसद का बजट सत्र होने वाला है। सरकार की नीतियां देश के सामने होंगी।